यह एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे रिलेशन के बारे में, उसके बाद सीखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो अगर आप 11th क्लास में रिलेशन नहीं पढ़े हैं, हालांकि 11th क्लास में पढ़ना था, तो अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखिएगा। अगर आपको कहीं पे ना भी समझ आए तो भी आप इसको देखते ही रहिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। आपको हम कंप्लीटली समझा देंगे, ये मेरी तरफ से वादा है। तो आइए हम लोग समझते हैं रिलेशन होता क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन बोल रहा है, अ रिलेशन कैपिटल आर ऑफ टू सेट्स ए एंड बी फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो कह रहा दो सेट ए और बी के लिए जो रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी अगर किसी भी दो सेट का अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो वो उसी दोनों सेट के ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ए टू बी है तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस बी, और अगर बी टू ए रहता है इस तरीके से, अगर बी टू ए रहता तो यहाँ पे आता बी क्रॉस ए। तो एक बार फिर से देखिए, जो किसी भी दो सेट ए और बी के लिए जो रिलेशन होता है वो यही दोनों सेट के ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं वो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट है, सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1,2 और सेट बी है इसका एलिमेंट है 3,4। तो सबसे पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी, और आपको पता है इसको जो ए क्रॉस बी है इसको या तो आप बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ए क्रॉस बी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो देखिएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे सेट ए का जो एलिमेंट है उसको सेट बी के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना के लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 को 3 के साथ पेयर बना के लिखिएगा, फिर 1 को 4 के साथ पेयर बना के लिखिएगा। तो ये इस तरीके से होगा 1,3, फिर 1 को 4 के साथ पेयर बनेगी तो ये हो जाएगा 1,4। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है उसको फिर ये दोनों के साथ पेयर बना के लिखिए तो ये हो जाएगा 2,3, फिर हो जाएगा 2,4। तो इसी तरीके से ए क्रॉस बी को निकाला जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या किए हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना के लिखा जाता है। तो जैसे सेट ए में एलिमेंट 1 था तो 1 को 3 के साथ पेयर बनाइएगा तो 1,3, फिर 1 को 4 के साथ पेयर बनाइएगा तो 1,4, फिर 2 को 3 के साथ पेयर बनाइएगा तो 2,3, फिर 2 को 4 के साथ पेयर बनाइएगा तो 2,4। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो पेयर बना है इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये टर्म है, इसको सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो पेयर बनता है उस पेयर का नाम है ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ पे टोटल ऑर्डर्ड पेयर 4 है, 4 पेयर बना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे 1,3 है तो ये जो पहला एलिमेंट है इसको बोलते हैं प्री इमेज। पहला जो एलिमेंट है इसको बोला जाता है प्री इमेज, ये जो बाद वाला एलिमेंट है इसको बोलते हैं इमेज। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले वाले एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज और ये जो बाद वाला एलिमेंट है इसको बोला जाता है इमेज। और अगर इसको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़िएगा, अगर इस तरफ से पढ़ना है तो आप पढ़िएगा 1 इज प्री इमेज ऑफ 3, ठीक है। और अगर इस तरफ से पढ़ना है 3 की तरफ से तो आपको पढ़ना होगा 3 इज इमेज ऑफ 1। आ रहा बात समझ में। अगर 1 तरफ से पढ़िएगा तो इसको पढ़ना होगा 1 इज प्री इमेज ऑफ 3, और 3 तरफ से पढ़िएगा तो आपको पढ़ना होगा 3 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गया। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हम आपको दे दिए हैं। अब हम आते हैं अपना मेन क्वेश्चन पे जो हमको रिलेशन निकालना था। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास सेट ए था 1,2, सेट बी था 3,4, और यहाँ पे जो ए क्रॉस बी आया था वो आया था 1,3,
1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है, हम ये दो सेट, हमारे पास दो सेट ए और बी है, तो इससे हम रिलेशन निकालें कि इससे टोटल कितना रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे बोला था कि अगर किसी भी दो सेट ए और बी का अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो जो भी रिलेशन निकलेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी जो भी रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस बी में मौजूद होगा। तो समझिएगा यहाँ पे रिलेशन कैसे निकल रहा है। जैसे अगर आपको पहला रिलेशन निकालना हो, R1 से डिनोट करते हैं, तो पहला रिलेशन जो होता है वो इम्प्टी सेट ही होता है, जिसको आप फाई भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि जो इम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, मतलब हर एक सेट में इम्प्टी सेट मौजूद होता है। तो एक रिलेशन ये बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा रिलेशन देखिएगा, जो दूसरा रिलेशन बनेगा वो इसी ऑर्डर पेयर से कोई ऑर्डर पेयर में मौजूद रहेगा। जैसे कोई एक ले लीजिए, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर, जैसे 1,3 ले लीजिए, सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर अभी हम लेकर चलेंगे। तो आप देखिए कि ये जो रिलेशन बना है R2, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है? ये जो R2 है वो इसमें मौजूद है ना, 1,3 इसमें मौजूद है। और यहाँ पे आपसे यही ना बोला था रिलेशन में कि अगर किसी भी दो सेट ए और बी का अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो वो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, यानी जितना रिलेशन बनेगा सब ए क्रॉस बी में मौजूद होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो R2 बना है वो ए क्रॉस बी में क्या है, मौजूद है। R1 भी बना वो ए क्रॉस बी में क्या है, मौजूद है, क्योंकि इम्प्टी रिलेशन, ये जो इम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट में रहता है। अब देखिएगा R3, अब की बार 1,4 को ले लेते हैं, फिर R4 देखिएगा, ये हो जाएगा 2,3, फिर R5 हो जाएगा 2,4। इस तरीके से अभी हमारे पास टोटल 5 रिलेशन आया है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, रिलेशन निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहले यहाँ पे हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी रिलेशन बनता है वो कैसे और किस प्रकार बनता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी हम सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर लेकर रिलेशन बनाए हैं, अब हम दो दो ऑर्डर पेयर लेकर रिलेशन बनाएंगे। जैसे समझिएगा छठा रिलेशन, अब आपको दो दो ऑर्डर पेयर लेना है, जैसे 1,3 ले लीजिए और एक 1,4 ले लीजिए, 1,3 और 1,4, R7 हो जाएगा। अब यहाँ से लीजिए 1,4 और 2,3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,4 और 2,3। इसके बाद यहाँ से लेंगे 2,3 से। अब ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, कहीं पे आपको दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करिए। 2,3, 2,4, इसके बाद यहाँ से लेंगे 2,4 से, तो ये नौवां रिलेशन हो जाएगा 2,4, और फिर 2,4 के बाद कौन है, 1,3 है ना, तो यहाँ पे लेना होगा 1,3। ठीक है, तो अभी हम दो दो ऑर्डर पे, यहाँ पे दो दो ऑर्डर पे लिए हैं और दोनों लगातार लिए हैं। एक बार 1,3, 1,4, फिर 1,4, 2,3, फिर 2,3, 2,4, फिर 2,4, 1,3। ठीक है, अब देखिएगा 10वां रिलेशन, यहाँ पे जो आपको ऑर्डर पे लेना है आपकी बार, जो एक एक गैप करके लेना है। जैसे एक बार ले लीजिए 1,3 और एक बार ले लीजिए 2,3, 1,4 को छोड़ के एक एक छोड़ के लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,3 और 2,3। मतलब कहने का मतलब है कि दो ऑर्डर पेयर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे R11 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अब की बार 1,4 को ले लीजिए और 2,4 को ले लीजिए, इसको गैप करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,4 और 2,4। तो यहाँ पे दो दो ऑर्डर पेयर से जितना भी रिलेशन बनेगा सारा हम यहाँ पे नोट ऑन कर लिए हैं। इसके अलावा आप कोई भी लीजिएगा तो ऑलरेडी इसमें हो चुका होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर आप 1,3 और 2,4 लेना चाहें तो यहाँ पे पहले से आ चुका होगा। देखिए 1,3, 2,4 आ गया ना, कोई भी आप दो को लीजिएगा तो, जैसे 1,4, 2,4 तो ये तो अभी लिए हैं, तो यहाँ पे सारा जो दो दो ऑर्डर पेयर से रिलेशन बनेगा सारा हम नोट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि तीन तीन ऑर्डर पेयर अब लेके चलना है। तो देखिएगा R11, 11 तो हो गया ना, अब 12वां रिलेशन R12। तो यहाँ पे तीन तीन ऑर्डर पे लेना है, तो यहाँ से शुरुआत करिए 1,3 से और 2,3 तक, यहाँ तक आएगा। तो हो जाएगा 1,3, 1,4, 2,3।
फिर R13 हो जाएगा। अब की बार यहाँ से शुरुआत करेंगे 14 से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 14 23 24। फिर R14 हो जाएगा, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो 23 24 और 24 के बाद 13, तीनों लगातार लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 24 13। और आपको बात समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R15 तो 23 के बाद देखिएगा, 23 के बाद 24, तो अब की बार हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 24 से, तो हो जाएगा 24 13 14। यहाँ से लगातार आएगा 24, इसके बाद 13 14, तो हो जाएगा 24 13 14। और इसके अलावा 3 ऑर्डर पेयर का और कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, सारा बन गया है। अगर आप कहिएगा कि सर एक एक गैप करके यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं, तो देखिए समझिए, जैसे आप 13 ले लीजिए, इसको गैप करके फिर इसको लीजिएगा, फिर इसको गैप करके किसको लीजिएगा, हमको 3 लेना है ना, तो 3 लेना है तो एक एक गैप करके कैसे ले पाइएगा, यहाँ पे 2 ही आ पाएगा, एक गैप करके लीजिएगा तो यहाँ पे जो 3 ऑर्डर पेयर से जो रिलेशन बनेगा वो टोटल 4 ही रिलेशन बनेगा। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद 3 ऑर्डर पेयर हो गया, अब आपके पास 4 ऑर्डर पेयर लेके चलना है, तो यहाँ पे R16 हो जाएगा, यहाँ पे चारों ऑर्डर पे लेके चलिए, तो हो जाएगा 13 14 23 24। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से भी शुरुआत करिएगा 14 से, तो 14 23 24 13 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो उसको 2 बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि हमारे पास जो टोटल रिलेशन बनेगा वो टोटल 16 रिलेशन बनेगा। ठीक है, हमको लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास 2 सेट दे रखे ए और बी, तो सबसे पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, और ए क्रॉस बी निकालने के बाद इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना रहता है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है कि एम्प्टी रिलेशन बना लेना है, उसके बाद एक एक ऑर्डर पेयर लेकर रिलेशन बनाना है, उसके बाद आपको 2 ऑर्डर पेयर लेकर रिलेशन बनाना है, फिर 3 ऑर्डर पेयर लेकर रिलेशन बनाना है, उसके बाद 4 ऑर्डर पेयर लेकर रिलेशन बनाना है। तो इस प्रकार से टोटल 16 रिलेशन बनेगा। अब समझिएगा, इसके बाद एक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला भी होता है, अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट ए और बी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा, तो इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है, जो कि होता है 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एन ए को बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और एन बी को बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो देखिएगा, जैसे ऊपर जो अभी हम रिलेशन निकाले थे टोटल 16, तो इसी क्वेश्चन को लेके, जैसे यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट था 1 2 और सेट बी का एलिमेंट था 3 4, तो इसी क्वेश्चन को लेके आपको हम फार्मूला से निकाल के दिखाते हैं। जैसे समझिएगा, सेट ए का एलिमेंट था 1 2 और सेट बी का एलिमेंट था 3 4। हम देखते हैं कि इस दोनों सेट का टोटल कितना रिलेशन बनेगा। इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में कुल कितना एलिमेंट है, 1 और ये 1, यानी टोटल 2 एलिमेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी निकाल लीजिए, तो 1 और ये 1, यानी टोटल 2 एलिमेंट है। इसके बाद देखिएगा, जो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 पे पावर 4। इसको सोल्व करिएगा तो 16 आएगा। तो टोटल कितना रिलेशन बनेगा, 16। और यहाँ पे आपको हम टोटल निकाल के दिखाए थे कि 16 रिलेशन कैसे आता है। तो आपके पास दोनों तरीका आ गया है। बाय फार्मूला से अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला से आप 16 रिलेशन निकाल लीजिएगा। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि 16 रिलेशन कौन कौन बनेगा, तो आप इस तरीके से बना के भी दिखा सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे सेट ए है, उसका एलिमेंट है
ए बी सी और डी, और आपके पास सेट बी है और इसका एलिमेंट है 2। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहले बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा। तो 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहाँ पे सेट बी में एक ही एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको बताएं, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी 16। तो यहाँ पे ये दोनों सेट के लिए भी टोटल 16 रिलेशन ही आएगा। और 16 रिलेशन कौन कौन आएगा, तो जैसे ऊपर अभी आपको निकाल के दिखाया है उस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो हमको लगता है आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपको रिलेशन समझ नहीं आया तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब रिलेशन के टाइप सीखने से पहले आप रिलेशन का डोमेन निकालने के लिए सीखिए, रेंज निकालने के लिए सीखिए, और ये भी सीखिए कि को डोमेन क्या चीज़ होता है। आ रहा बात समझ में। रिलेशन का टाइप हम सीखेंगे, इसके बाद जरूर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि रिलेशन का डोमेन कैसे निकाला जाता है, उसका रेंज कैसे निकाला जाता है, और ये को डोमेन क्या होता है। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, इसका एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी है, इसका एलिमेंट है डी कॉमा एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो क्या करना है, ए को ये दोनों के साथ ऑर्डर पेयर करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा डी, फिर ए को एफ के साथ, तो ए कॉमा एफ, फिर बी को दोनों के साथ पेयर बना के लिखिए। तो ये हो जाएगा बी कॉमा डी, फिर हो जाएगा बी कॉमा एफ, फिर सी को दोनों के साथ पेयर बना के लिखिए। तो ये हो जाएगा सी कॉमा डी, फिर हो जाएगा सी कॉमा एफ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद समझिएगा, अब आपको पता है कि इससे ये जो टोटल ए क्रॉस बी का जो सेट है, इससे बहुत सारे रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ले लेते हैं ए कॉमा डी, फिर बी एफ ले लीजिए, फिर सी डी ले लीजिए, और एक सी एफ ले लेते हैं। ये एक हम रिलेशन बना लिए हैं। ये जो ए क्रॉस बी है, इससे हम एक रिलेशन बना लिए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दिखा है ना कि रिलेशन कैसे बनता है, तो उसी तरीके से एक रिलेशन बना लिए। ये जो रिलेशन बना है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है। ए डी इसमें है, बी एफ इसमें है, सी डी इसमें है, और सी एफ भी इसमें है। तो ये पक्का इसी का रिलेशन होगा। अब समझिएगा कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डोमेन के बारे में। तो देखिए बहुत ही आसान है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ना, इसी को डोमेन बोला जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट दिख रहा है, इसी को डोमेन बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं हम, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो पहला एलिमेंट होता है, उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम लिखे हैं। यहाँ पे लिखे हैं द सेट ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के सारे पहला एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर के सारे पहला एलिमेंट के सेट को डोमेन बोला जाता है। तो यहाँ पे बताइएगा डोमेन में क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, और फिर सी है। ए है, बी है, सी है, और फिर सी है। और आपको पता है कि अगर किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट 2 बार आया हो तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है, यानी ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे सी 2 बार आया तो सी यहाँ पे सिर्फ हम आपको समझने के लिए लिखे हैं। आपको 2 बार सी को नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट 2 बार आया तो उसको एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पे इस रिलेशन का डोमेन आ जाएगा ए बी और सी। अब हम लोग सीखेंगे रेंज के बारे में। रेंज क्या होगा इस रिलेशन का, तो देखिएगा इस जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो दूसरा एलिमेंट है, इसी को रेंज बोलते हैं। इतना तो आसान है। ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट को डोमेन और दूसरा एलिमेंट को रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
ऑर्डर पेयर के सारे जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो यहाँ पे रेंज में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया रेंज में डी एफ, 2 बार डी आया है और 2 बार एफ भी आया है, तो उसको आपको एक बार ही लिखना है। तो मेन रूप से रेंज होगा डी और एफ। हमको लगता है इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट को डोमेन और दूसरा एलिमेंट को रेंज बोलेंगे। अगर कोई एलिमेंट 2 बार या 2 से अधिक बार आया है तो उसको आपको एक ही बार लिखना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक और था कोडोमेन, इसको भी सीख लीजिए कोडोमेन क्या होता है। तो पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इसको बोला जाता है द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। पूरा सेट जो बी होता है ना उसी को कोडोमेन बोला जाता है। जैसे समझिए यहाँ पे सेट बी था डी कोमा एफ, तो ये पूरा सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कुछ आ रहा बात समझ में? कोडोमेन क्या होता है, जैसे आपके पास अगर 2 सेट हो, सेट ए हो और सेट बी हो, तो सेट बी को बोला जाएगा कोडोमेन, यानी जो दूसरा सेट होता है उसी को कोडोमेन बोला जाता है। तो यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा डी कोमा एफ। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। जो टोटल सेट बी होता है उसी को कोडोमेन बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट में हम लिख देते हैं, जो रेंज होता है वो कोडोमेन के या तो सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो रेंज होता है वो कोडोमेन का या तो सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल होगा। जैसे समझिए, जैसे यहीं पे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे जो रेंज आया था वो डी कोमा एफ आया था और इसका कोडोमेन भी क्या है, डी कोमा एफ। जैसे यहाँ पे जो रेंज आया था आपका वो था डी कोमा एफ और कोडोमेन भी आया है, वो आया है डी कोमा एफ। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा? यहाँ भी डी एफ, यहाँ भी डी एफ, दोनों सेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे जो ए क्रॉस बी था तो इससे एक रिलेशन बनाए थे। अब आप क्या करिए, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर रिलेशन बनाइए इससे। जैसे हम एक रिलेशन बनाते हैं ए कॉमा डी, ये भी तो एक रिलेशन होगा क्योंकि ये भी उसका क्या है, सबसेट है। यहाँ से ए क्रॉस बी से आप सिंगल ऑर्डर पेयर लेके भी रिलेशन बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे पिछले हम बना के दिखाए थे, तो यहाँ पे एक रिलेशन हम बना लिए ए कोमा डी। अब पहले आप बताइए इसका रेंज क्या होगा। तो आपको पता है सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं, तो इसका रेंज हो जाएगा डी। अब देखिए रेंज हो गया डी और कोडोमेन क्या था, डी कोमा एफ। क्या ये डी है जो इसमें मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज होगा वो इस कोडोमेन का सबसेट होगा। ये एलिमेंट इसमें मौजूद है यानी ये जो रेंज है वो इसका सबसेट है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो रेंज है डी वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ सिखाया गया था कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के या तो इक्वल होगा या फिर कोडोमेन का सबसेट होगा। इतना बात हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद एक चीज़ और सीख लीजिए, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है? बहुत ही आसान है, बस आप 1 मिनट 2 मिनट इस पर ध्यान दीजिए, आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन को आर पे पावर -1 या फिर 1/r से डिनोट किया जाता है। इसके डिनोट करने का तरीका है, जैसे रिलेशन को हम r से डिनोट करते हैं तो इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन को r पे पावर -1 या फिर 1/r से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कह क्या रहा है कि इन इन्वर्स रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट बिकम्स फर्स्ट एलिमेंट। यानी इन्वर्स रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट बन जाता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट बन जाता है। जैसे समझिए हम कह क्या रहे हैं, जैसे आपके पास एक रिलेशन है जिसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो x, y है, ठीक। और आपको ये भी पता है कि जो पहला एलिमेंट है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं और ये जो दूसरा एलिमेंट है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो बोला कि अगर आप इस रिलेशन का इन्वर्स निकालिएगा दैट मीन्स r पे पावर -1, तो ये जो दूसरा एलिमेंट है वो बन जाएगा पहला एलिमेंट और ये जो पहला एलिमेंट है वो बन जाएगा दूसरा एलिमेंट। कुछ आ रहा बात समझ में? बहुत ही आसान है।
इन्वर्स रिलेशन में कुछ नहीं करना है, जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट बन जाएगा और जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन में जो बाई है वो डोमेन का काम करेगा और जो एक्स है वो रेंज का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि रिलेशन का जो इन्वर्स रिलेशन का जो डोमेन है वो रिलेशन का रेंज होगा। देखिए ना, ये भी बाई है और ये भी बाई, लेकिन यहाँ पे बाई डोमेन है और यहाँ पे बाई रेंज है, यानी डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल होगा रेंज ऑफ आर का। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल होगा रेंज ऑफ आर का। इसको सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल होगा डोमेन ऑफ आर का। यहाँ पे भी एक्स रेंज का काम कर रहा है, जबकि इसमें जो एक्स है वो डोमेन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ आर का। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल से आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है जिसका ऑर्डर पेयर है 1 2, फिर 2 2, फिर ले लीजिए 3 5। ठीक है, और बोलेगा कि बताओ इसका इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स। तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को उलट देना है। तो ये हो जाएगा 2 1, 2 2 को उलटिएगा तो वही चीज़ रहेगा, और इसको उलट के लिखिएगा तो 5 3 हो जाएगा। तो यही होता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना है वॉइड रिलेशन के बारे में। वॉइड रिलेशन को ही इम्प्टी रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, वॉइड रिलेशन का ही दूसरा नाम है इम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वॉइड रिलेशन होता क्या है। तो समझिएगा, कह रहा है कि अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी वॉइड रिलेशन इफ आर इक्वल टू 5। कह रहा है किसी भी सेट ए के लिए अगर कोई आप रिलेशन आर निकालते हैं तो वो वॉइड रिलेशन तभी होगा, यानी एम्प्टी रिलेशन तभी होगा जब उस रिलेशन में एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो। जैसे देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9 इस तरीके से, और इस सेट ए के लिए एक रिलेशन को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, आर इक्वल टू ए कोमा बी, और यहाँ पे बोला कि जो ए कोमा बी होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी ए और बी का जो भी वैल्यू होगा वो सेट ए का ही एलिमेंट होगा। और इसके साथ साथ ये भी बोला है कि ए प्लस बी इज ऑड, यानी दोनों को ऐड करने पे ऑड नंबर आना चाहिए। सेट ए दे रखा है जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9, और एक रिलेशन को डिफाइन किया है इसी सेट ए के ऊपर कि जो रिलेशन होना चाहिए वो ए कोमा बी के फॉर्म में होना चाहिए, और ए कोमा बी है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और दोनों को जोड़ने पे ऑड नंबर मिलना चाहिए। अब आप खुद बताइए, जैसे आपको अब रिलेशन बनाना है, जैसे रिलेशन बनाते हैं तो इसी तरीके से ना कुछ ऑर्डर पेयर आपको मिलता है, जैसे 1 2 रहेगा या 2 3 कुछ भी रह सकता है, इसी तरीके से रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे अब आपको ए और बी की जगह ऊपर से कोई भी मान रखना है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों मान को जोड़ने पे ऑड नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी दो ले लीजिए, यहाँ से दो एलिमेंट, जैसे 1 और 7 ले लेते हैं, ए की जगह 1 और बी की जगह 7। क्या दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर हमको मिलेगा? तो 1 + 7 करिएगा तो 8 आ जाएगा, जबकि 8 क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। और भी कोई रख के देखिए, जैसे 3 और 9 ले लीजिए, 3 9। क्या ये दोनों को आप ऐड करिएगा तो ऑड नंबर मिलेगा? 3 + 9 12 होता है, जो कि इवन है। कोई भी रखिए आएगा ही नहीं। जैसे 5 और 7 ले लीजिए, ए की जगह 5 और बी की जगह 7, यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिएगा तो इवन नंबर ही मिलेगा, और नंबर थोड़े मिलेगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि R इक्वल टू एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। इस सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर आ ही नहीं सकता है। आप कोई भी ऑर्डर पेयर को रखिएगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो इसी को बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, हमको लगता है बात क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा वी नो डैट सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन। आप किसी भी दो नंबर को ऐड करिएगा तो कौन नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा, जबकि यहाँ पे बोला था कि दोनों को ऐड करने पे ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो सो आर डजंट कंटेन एलिमेंट या एनी एलिमेंट या फिर एनी ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। तो इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, इसी कारण इसको बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन बोला जाएगा। जैसे आपको अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। जैसे समझिएगा, सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, एक और ले लीजिए 4 ले लीजिए, ठीक। और एक रिलेशन है जिसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब की बार हम ए कॉमा बी की जगह एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 7, यानी दोनों को जोड़ने पे जो मान आएगा वो 7 से बड़ा आना चाहिए। अब देखिएगा, अब आप रिलेशन बनाइए तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह कोई भी वैल्यू रखिए इससे। जैसे हम ले लेते हैं एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 4, 1,4। तो क्या दोनों को ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो 7 से बड़ा मिलेगा? तो यहाँ पे ऐड करिए, दोनों को ऐड करिएगा तो 5 आएगा, जो कि 7 से बड़ा नहीं है। तो ये यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा है। जैसे आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 2 और 4 लीजिए, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 4। अगर यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो 6 आएगा, जबकि बोला कि दोनों को ऐड करने पे 7 से बड़ा आना चाहिए, जबकि आ रहा है 6, जो कि 7 से क्या है? छोटा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप 3 और 4 को लेते हैं, जैसे 3 और 4 को ले लीजिए, तो 3 और 4 को भी ऐड करिएगा तो 7 आएगा, जबकि बोला कि 7 नहीं आना चाहिए, 7 से बड़ा आना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा रखता है इस तरीके से तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं ना है, सिर्फ बोला कि 7 से बड़ा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे 7 आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे इस सेट में एक भी ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं, और जब एक भी ऑर्डर पेयर आएगा नहीं तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब हमको लगता है क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। आइए अब हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान है। कह रहा है अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए, किसी भी सेट ए के लिए अगर किसी रिलेशन को लिख रहे हैं आप, तो उसको आप यूनिवर्सल रिलेशन तभी कहिएगा जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट उसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। देखिए, अभी आपको इससे समझ नहीं आया होगा बात, एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 और 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम डिफिनेशन को पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पे बोला कि अगर किसी सेट ए है तो उसके लिए अगर आप किसी रिलेशन को लिखते हैं तो उसको आप यूनिवर्सल रिलेशन तभी कहिएगा जब उस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट उसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। यानी कहने का मतलब, आपके पास सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, तो जो 1 है इसका 3 एलिमेंट है ना, 1 2 और 3। तो पहले हम इस एलिमेंट का बात करें 1 का, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। फिर 2 का रिलेशन लिखिएगा तो 2 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। उस प्रकार 3 का रिलेशन लिखिएगा तो 3 का 1 के साथ, 2 के साथ और फिर 3 के साथ। जैसे कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जैसे सेट ये एलिमेंट 1 को आप रिलेट करिए तीनों के साथ, तो 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, ठीक है। फिर एलिमेंट 2 को रिलेट करिए तीनों के साथ, तो 2 को 1 के साथ तो 2 1, फिर 2 को 2 के साथ तो 2 2, फिर 2 को 3 के साथ तो 2 3। उसके बाद 3 को रिलेट करिए तीनों के साथ, तो हो जाएगा 3 1, फिर हो जाएगा 3 2, फिर हो जाएगा 3 3। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो अब आपको डिफिनेशन समझ आ गया होगा। डिफिनेशन में यही बोला था कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट उसी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट था, तो पहले 1 को इसी तीनों के साथ रिलेट किए हैं, तो 1 को 1 के साथ तो 1 को 1,
फिर 1 को 2 के साथ तो 1,2, फिर 1 को 3 के साथ तो 1,3, फिर 2 को तीनों के साथ रिलेट किए हैं तो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को दो ये तीनों के साथ रिलेट किए हैं तो 3 1 3 2 3 3। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पूरा जो रिलेशन बना वो ए क्रॉस ए है कि नहीं है, ए क्रॉस ए ही है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो। नहीं तो देखिए अगर आप ए क्रॉस ए निकालना भी चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 इस तरीके से। तो ए क्रॉस ए निकालिए, तो ए क्रॉस ए कैसे निकालिएगा, पहले 1 को तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को तीनों के साथ तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, ठीक है। फिर 3 को तीनों के साथ तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, यही ना आएगा ए क्रॉस ए। अब देखिए तो ए क्रॉस ए और ये दोनों क्या है, सेम है। इसी कारण बोला गया कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए ही होता है। जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है किसी भी सेट का, अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन निकालिएगा तो वो ए क्रॉस ए ही होगा, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं। ठीक, अभी आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा जिसको अभी हम दूर करते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए था मेरे पास 1 2 3, यही था। अब समझिएगा, जैसे कोई अगर यहाँ पे रिलेशन लिख देगा 1 1 1 2 2 1, बस इतना ही, और आपसे पूछेगा कि बताओ ये यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं सेट ए के लिए, इस सेट ए के लिए ये जो रिलेशन लिखा गया यूनिवर्सल है कि नहीं। तो आप देखिएगा 1 का रिलेशन तो 1 के साथ है, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ कहाँ है, नहीं ना है, तो फिर जाहिर सी बात है ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। हालांकि फिर 2 का 1 के साथ है, फिर 2 का ना तो 2 के साथ है ना ही 3 के साथ है, तो यूनिवर्सल नहीं होगा। बात क्लियर हो रहा है। जैसे और देखिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, आपसे पूछेगा कि बताओ ये यूनिवर्सल होगा कि नहीं, तो यहाँ तो अब साफ कहिएगा कि 1 का तो 1 के साथ रिलेशन है, उसका ना तो 1 का 2 के साथ है ना ही 1 का 3 के साथ, तो यूनिवर्सल नहीं होगा। आगे तो आपको चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपको पता चल गया कि जो 1 का सिर्फ 1 ही के साथ रिलेशन है, जबकि यूनिवर्सल रिलेशन में 1 का तीनों के साथ आना चाहिए, फिर 2 का भी तीनों के साथ आना चाहिए, फिर 3 का भी तीनों के साथ आना चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे और समझिए, जैसे कोई रिलेशन है 1 2 2 1 3 3 3 2। अब आपसे पूछेगा कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो आप कहिएगा 1 का 2 के साथ रिलेशन है, और फिर 1 का 1 के साथ भी नहीं है, ना ही 1 का 3 के साथ है, तो नहीं होगा। आगे तो हमको चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं कि किसका किससे है, क्योंकि 1 का तीनों के साथ नहीं है, तो 1 का जब तीनों के साथ नहीं है तो फिर नहीं होगा यूनिवर्सल। अगर आप 2 का भी चेक करिए तो 2 का 1 के साथ है, और फिर 2 का ना तो 2 के साथ है ना ही 3 के साथ है, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि जैसे हमारे पास सेट ए था 1 2 3, यही था ना, तो अगर इसका यूनिवर्सल रिलेशन आपको लिखना है तो सारा ऑर्डर पे लिखना होगा, यानी ए क्रॉस ए लिखना होगा, यानी 1 को तीनों के साथ रिलेट करके लिखना होगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को तीनों के साथ रिलेट करके लिखना होगा तो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को तीनों के साथ रिलेट करके लिखना होगा तो 3 1 3 2 3 3। अगर इससे एक भी ऑर्डर पेयर मिसिंग हुआ तो फिर ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। इस पूरे जो रिलेशन बना है इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। एक और आप समझ लीजिए, जैसे अगर आपके पास सेट ए है जिसका एलिमेंट है 5 6, आपसे बोलेगा कि बताओ इस सेट ए के लिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 को पहले दोनों के साथ रिलेट करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 को पहले 5 के साथ रिलेट करिए तो 5 5, फिर 5 को 6 के साथ रिलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6, फिर 6 को दोनों के साथ रिलेट करिए तो हो जाएगा 6 5 और फिर 6 6। तो यहाँ पे इसका जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा यही बनेगा, ठीक है। अगर इससे एक भी ऑर्डर पेयर मिसिंग होगा तो फिर ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं बनेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
5 और 6 था तो 5 को पहले दोनों के साथ तो 5 5 और 5 6, फिर 6 को दोनों के साथ तो 6 5 और फिर 6 6। तो हमें लगता है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो अब हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा इफ आर इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे देखिएगा ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। तो एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। करा इफ आर इक्वल टू ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए देन आर इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। देखिए हमको पता है इस डिफिनेशन से आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, फिर भी जो इसका एक और डिफिनेशन है इससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बोला गया है इट इज डिनोटेड बाई आई ए। अगर सेट ए रहेगा तो इसको आई ए से डिनोट करेंगे, सेट बी रहेगा तो आई बी, अगर सेट सी है तो इसको आई सी से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। खैर छोड़िए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं सेकेंड डिफिनेशन। ठीक है, इसको समझ जाइएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट डिफिनेशन है ये भी आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। तो घबराइएगा नहीं और वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ के मत भागिएगा। यहाँ पे समझिए सेकेंड डेफिनेशन। करा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। करा है कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं। सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं, तभी हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, तो अगर आपको आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है इस सेट ए के लिए तो आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, तो 1 का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ ही होना चाहिए, खुद के साथ 1 कोमा 1। 2 का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ होना चाहिए तो 2 कोमा 2, और 3 का भी रिलेशन इसी के साथ होना चाहिए यानी 3 कोमा 3। यहाँ पे वही ने बोला था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, यानी सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ, इट सेल्फ यानी खुद या स्वयं जो भी बोलिए, उसी के साथ रिलेट होना चाहिए। यानी 1 है तो 1 का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ, 2 तो 2 का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ, 3 का रिलेशन सिर्फ 3 के साथ। तो यहाँ पे इसका आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 1 2 2 एंड 3 3। अब समझिएगा, हम आते हैं पहला डिफिनेशन। यहाँ पे जो रिलेशन था आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे यहाँ पे आपको यही नहीं लिखा था आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन का यही डिफिनेशन लिखता है। तो समझिए यहाँ पे बोला कि जो दोनों एलिमेंट होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए में जितना भी एलिमेंट बिलोंग करेगा सभी के लिए ये ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, सभी के लिए ये ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेट ए में कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था 1 2 और 3। तो यहाँ पे 1 के लिए भी देखिए 1 1 बना, यानी ए का मतलब क्या होता है, पहला भी सेम दूसरा भी सेम। फिर 2 के लिए फिर बना, ये भी ए हो जाएगा और ये भी। यानी जो ए वाला जो फॉर्म होना चाहिए ना, ये सारा एलिमेंट के लिए होना चाहिए। यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट के लिए ये फॉर्म बनना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट था, तो 1 के लिए भी 1 1, 2 के लिए भी 2 2, 3 के लिए भी 3 3। अब हमको लगता है ये डिफिनेशन आपको क्लियर समझ आ गया होगा क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन का जब भी डिफिनेशन बुक वगैरह में आप देखिएगा तो इसी तरीके से शॉर्ट में लिखेगा। ठीक है, आर इक्वल टू ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट होगा वो दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए और सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए, सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए। अब देखिएगा जो आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा होगा उसको हम दूर करते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट था 1 2 और 3। अगर कोई कहेगा सर हम सिर्फ यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, अब क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, सेट ए में जितना भी एलिमेंट मतलब जितना भी एलिमेंट रहेगा सारे एलिमेंट का वो ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट है जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना है, तो ये फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा।
जैसे कोई लिख देगा 1,1 और 2,2, ठीक है, इसी सेट के लिए हम लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिमेंट 3 है इसका ऑर्डर पेयर नहीं बना है। अगर कोई लिख देगा 1,1 और 3,3, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा, क्योंकि फिर ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसका ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं बना है। तो हमको लगता है बात क्लियर हो गया होगा आपको कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होगा वो कब होगा और कब नहीं होगा किसी सेट के लिए। जैसे आप समझिए बात, जैसे हमारे पास एक सेट है 5,6, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि सेट ए के लिए आइडेंटिटी रिलेशन लिखो, तो क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे अगर आप इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखिएगा तो 5, ये जो 5 है इसका रिलेशन 5 के साथ बनेगा और 6 का रिलेशन 6 के साथ, ये ना होगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन इसका बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पे कोई बोल दे कि सर हम सिर्फ और सिर्फ 5,5 लिखेंगे, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट ए में 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए उसी के साथ, दूसरे के साथ नहीं, उसी एलिमेंट का खुद के साथ। अगर कोई यहाँ पे r=6,6 लिख देगा तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर पेयर मिसिंग है। तो हमको लगता है अब आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। अब हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो आइए सीखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो समझिएगा, कह रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल यूनिवर्सल रिलेशन, बट इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन। समझिए कह रहा है, कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारा यूनिवर्सल रिलेशन इंक्लूड हो, लेकिन इसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप किसी सेट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आप लिखते हैं तो उस सेट में आपको सारा आइडेंटिटी रिलेशन लिखना होगा, उसके बाद आप कोई भी रिलेशन लिखें या ना लिखें। जैसे यहाँ पे इसी का नोट पॉइंट बना के हम लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में टोटल आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, इसके बाद इसमें कुछ हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे समझिए, आपको एग्जांपल से हम क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है, उसका एलिमेंट है 1,2,3, ठीक। आपसे कोई पूछेगा कि सेट ए के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, इस सेट ए के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। तो समझिए, हमसे क्या बोला है कि अगर आप किसी भी सेट के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते हैं तो उसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना चाहिए, ठीक है, उसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना चाहिए। तो पहले आप जो रिलेशन लिख रहे हैं इसमें आइडेंटिटी रिलेशन लिखिए, तो ये हो जाएगा 1,1, 2,2 और 3,3, बस इतना ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आप और भी कोई ऑर्डर पेयर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे समझिएगा 1,1, 2,2, 3,3, इसके बाद आप कोई भी ऑर्डर पेयर लिख दीजिए, जैसे 1,2 ले लीजिए। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और समझिए, सिर्फ आप देखते जाइए, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के कभी मत उठिएगा, ठीक है। लास्ट होते होते आपको क्लियर समझ आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे हम आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड कर दिए, उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ से ले लीजिए, जैसे 3,2 ले लीजिए और 2,1 ले लीजिए, 3,2 और 2,1, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक और आपको लिख के दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख रहे हैं तो उसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना चाहिए, उसके बाद कोई भी ऑर्डर पे लिखिए या ना लिखिए, आपका मर्जी। 2,3 और एक 1,3 ले लेते हैं, और भी आप ले सकते हैं।
जैसे एक और ले लीजिए, जैसे 3 1 ले लीजिए, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। देखिए किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि उसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है कि नहीं है। जैसे सेट सेट ए के लिए यहाँ पे हम 4 रिलेशन लिखे हैं, आपको चेक करना है कि ये चारों रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो आपको देखना है कि इस सेट ए का जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो इसमें है कि नहीं है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 यहाँ भी है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। भले इसके बाद कोई ऑर्डर पेयर रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो होना ही होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, यहाँ पे भी आइडेंटिटी रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे सेट ए था मेरे पास 1 2 3 यही था ना। अगर इसका आप यूनिवर्सल रिलेशन लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, इसका यूनिवर्सल रिलेशन आप लिखिए तो बताइए क्या होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या करते हैं, 1 को पहले तीनों के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को तीनों के साथ तो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को तीनों के साथ तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, ये है यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम आपसे पूछ रहे हैं जो ये यूनिवर्सल रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन इसमें है, तो 1 1 2 2 और 3 3, तो बिल्कुल इसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है, तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि इट इंक्लूड ऑल आइडेंटिटी रिलेशन। आ रहा है आपको बात समझ में, यूनिवर्सल रिलेशन को भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सारा आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे थे। तो ये था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी इसके बारे में कुछ आपके दिमाग में डॉट आ रहा होगा, उसको भी हम दूर करते हैं। जैसे सेट था हमारे पास 1 2 3 यही था। अब समझिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन लिख देगा इस तरीके से 1 1 2 2 और एक लिख देगा 1 3। अब आपसे पूछेगा कि बताओ सेट ए के लिए ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो आप देखिएगा कि क्या इसमें सारा इस सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 का कहाँ आइडेंटिटी रिलेशन इसमें है, 3 3 होना चाहिए ना, नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। और आपको बात समझ में, जैसे और देखिए सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डॉट आपके दिमाग में बचेगा ही नहीं। जैसे 1 1 3 3 2 1 और 3 1। अब आपसे पूछेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आप देखिए आइडेंटिटी रिलेशन इसमें 1 1 है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2 नहीं है, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि सारा आइडेंटिटी रिलेशन इसमें होना चाहिए, जबकि 2 ही है। अच्छा कोई लिख देगा R3 इक्वल टू यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख देगा। अब आपसे पूछेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ये तो एम्प्टी रिलेशन है ना, तो इसमें तो एक भी ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। और जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन है कि कम से कम आइडेंटिटी रिलेशन का ऑर्डर पेयर इसमें मौजूद होना ही होना चाहिए, कम से कम आइडेंटिटी रिलेशन का ऑर्डर पेयर इसमें आना ही आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता है। अब हमको लगता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बातें समझ आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। अब हम लोग सीखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो आइए हम लोग सीखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कह रहा किसी भी सेट ए के लिए रिलेशन आर को आप सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहिएगा जब ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो साथ ही साथ बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। जैसे समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे,
जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो अगर आप यहाँ पे इसका सिमेट्रिक रिलेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट आप ले लीजिए 1,2, तो जब 1,2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इन्वर्स जो होगा यानी 2,1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा। कुछ आ रहा बात समझ में। लेकिन अगर जैसे आप बोलिएगा सर यहाँ पे सिर्फ हम 1,2 लिख देंगे तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके डिफिनेशन में ही बोला कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो साथ ही साथ बी कॉमा ए यानी इसका इन्वर्स आपको पता है ना रिलेशन में क्या होता है, इसका एलिमेंट सिर्फ उलट जाता है, बाद वाला पहले या पहले वाला बाद में चला जाता है। तो यदि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो साथ ही साथ बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो 1,2 है तो साथ ही साथ 2,1 इस रिलेशन में होना ही होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ पे 1,2 है और 2,1 नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। और समझिए, जैसे अगर कोई लिख देगा 1,2 2,1 और फिर लिख देगा 3,1, अब बताइए क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो देखिए 1,2 है तो इसका इन्वर्स खोजिएगा 2,1 तो बिल्कुल है, फिर 3,1 है तो इसका इन्वर्स 1,3, इसमें कहाँ है 1,3, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। आ रहा आपको बात समझ में हम क्या कह रहे हैं। जैसे और भी देखिए, जैसे 1,2 लिख देगा 2,1 और लिख देगा 1,1। अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो देखिए 1,2 फिर इसका उल्टा 2,1 भी है, फिर 1,1 और इसको अगर आप उलट के लिखिएगा तो फिर तो 1,1 ही आएगा, तो इसको 2 बार तो लिखना नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1,2 था, इसका उल्टा 2,1 भी है, फिर 1,1 और फिर इसको जब उलट के लिखिएगा तो फिर तो आप 1,1 ही लिखिएगा ना। तो किसी भी सेट में अगर ऑर्डर पेयर सेम हो तो उसको 2 बार थोड़े लिखा जाता है। आ रहा बात समझ में, ये क्यों सिमेट्रिक हुआ आपको आ रहा ना बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स ऑर्डर पेयर मौजूद है, 1,2 का जो इन्वर्स 2,1 अवेलेबल है, और 1,1 को उलट के लिखिएगा तो फिर तो 1,1 ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे हमारे पास सेट ए था 1,3 यही था, बस आप समझते जाइए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा वीडियो में कि सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया। तो जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे कोई रिलेशन लिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 1,1। अब आपको बताना है क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक में क्या कहता है कि यदि कोई किसी रिलेशन में ए कॉमा बी मौजूद है तो साथ ही साथ बी कॉमा ए भी मौजूद होना चाहिए, यही कहता है सिमेट्रिक डिफिनेशन, तो यही है ना। तो 1,1 है तो इसको उलटिएगा तो फिर तो 1,1 ही आएगा, तो 2 बार लिखने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। उसी प्रकार कोई लिखेगा 1,1 और 2,2, अब आपसे पूछेगा क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहिएगा बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि 1,1 इसको उलट के भी लिखेंगे तो 1,1 ही आएगा, 2,2 फिर इसको उलट को लिखिएगा तो 2,2 ही आएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। कोई लिख देगा R3 = 1,1 और 3,3, क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। R4 देखिएगा, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, 1 1 2 2 3 3, क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 1,1 को उलट के लिखिएगा तो 1,1 ही आएगा, इसको भी 2,2 को उलट के लिखिएगा तो 2,2 ही आएगा, 3,3 को भी उलट के लिखिएगा तो 3,3 ही आएगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, ये जो रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। एक और देखिएगा, यहाँ पे सेट था 1 2 3, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को तीनों के साथ तो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को तीनों के साथ तो 3 1 3 2 3 3।
अब आप बताइए क्या ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए पहले आइडेंटिटी रिलेशन को आप हटा लीजिए, 1 1 2 2 और 3 3, क्योंकि इसको उलट कर देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको उलटिए तो फिर वही ऑर्डर पेयर बनेगा, तो उसको उलटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जो बचे 1 2, तो देखिएगा 1 2 और यहाँ पे 2 1, देखिए है ना। फिर 1 3 3 1, फिर 2 3 3 2, सबका जो इन्वर्स ऑर्डर पेयर होगा वो सब इसमें है। तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और पहले बता दें, ये जो आपका R1 R2 और R3 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो आइडेंटिटी। ये स्पेलिंग गलत लिखा गया है, IDENTITY। ये जो तीनों रिलेशन बना था R1 R2 और R3 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में आपको बताया गया था कि जो जितना भी एलिमेंट है सेट ए में उस सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ बन रहा है R4 में। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ था, ये तीनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग सीखें कि अगर किसी सेट का आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा। किसी भी सेट का आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम नोट पॉइंट में लिखे हैं कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए आर सिमेट्रिक रिलेशन। किसी भी सेट ए का जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अच्छा, अब आप पहले बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है? आप सोचिए पहले, उसके बाद तो हम बताएंगे क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। देखिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। जैसे मान लीजिए सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 और 3। ठीक, यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोला था कि सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 और 3 3। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 और 3 3। यहाँ पे एक ऑर्डर पे और ले लेते हैं 1 3। ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको हम बताएं ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या रहता है कि किसी भी सेट का अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते हैं तो उसमें उस सेट का सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर पेयर लिखिए या ना लिखिए, आपके ऊपर है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें भी आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है और इसमें भी आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। खुद सोचिए, तो ये तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसका आप अपोजिट निकालिएगा तो 1 का अपोजिट 1 ही, 2 का भी वही रहेगा, 3 का भी वही रहेगा। ठीक, इसमें आइए, यहाँ पे इसका तो अपोजिट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन का अपोजिट तो वही आता है। रहा बात 1 3, इसका अपोजिट कहाँ है? इसमें 1 3 का 3 1 होता है ना, जो कि इसमें नहीं है। तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नो सिमेट्रिक। कुछ आ रहा बात समझ में आपको हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक हो भी सकता है या फिर सिमेट्रिक नहीं भी हो सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा नोट पॉइंट के रूप में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे बी सिमेट्रिक और मे नॉट बी, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक हो भी सकता है और सिमेट्रिक नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। देखिए अभी तक आप जितना भी रिलेशन सीखे हैं उससे ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा ही अलग है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, ठीक है? आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आइए हम लोग सीखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो समझिएगा, कह रहा है अ रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ
कह रहा है किसी भी सेट ए के लिए रिलेशन आर को आप ट्रांजिटिव रिलेशन तभी कहेंगे जब यहाँ पे देखिए इसका दो कंडीशन दिया है, या तो इसको सेटिस्फाई कर जाए या फिर इसको सेटिस्फाई कर जाए, यानी दोनों कंडीशन में किसी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं कंडीशन क्या है। जैसे पहला कंडीशन बोल रहा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो ए बी और सी है वो सेट ए का एलिमेंट है, उसी में बिलोंग करना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कर रहा है कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तब उस केस में ए कॉमा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करना ही करना चाहिए। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है तो उस केस में ए कॉमा सी रिलेशन में होना ही होना चाहिए। अगर ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं होगा तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये था पहला कंडीशन। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन कह रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए, जहाँ ए बी और सी है जो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस केस में हमको ये आशा नहीं रखना चाहिए कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग किया और बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं किया तो उस केस में ए कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके मतलब जब बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं रहेगा तो हमको ए कॉमा सी खोजने का ज़रूरत ही नहीं है। वी नीड नॉट टू एक्सपेक्ट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं है तो उस केस में हमको ए कॉमा सी खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे और एग्जाम्पल को हम स्टेप बाय स्टेप करके समझाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हमको पता है कि अभी जो भी हम आपको दोनों कंडीशन बताएं उससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ समझाया होगा लेकिन क्लियर पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा। तो देखिएगा, आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट आर ट्रांजिटिव। नॉन वॉइड सेट का मतलब इम्प्टी सेट, मतलब वो इम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है नॉन वॉइड सेट के लिए। जैसे आप समझिए, जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, तो ये जो सेट है वो कौन सेट है, नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड सेट का मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन वॉइड सेट का मतलब नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है ना। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से खाली रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट है तो इसको फिर हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। कैसे होता है ये भी आपको हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे सेट ए था, इसका आप आइडेंटिटी रिलेशन बताइए पहले क्या होता है। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा 1, 1 2, 2 और 3, 3। यही इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। तो हमसे यहाँ पे बोला था कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, विच इज ट्रांजिटिव। अब कैसे होगा इसको समझना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि चलिए, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंदी में लिख रहे हैं, हमको पता है आपको हिंदी समझ आता होगा। यदि आप 1, 1 को A, B मान ले तो फिर B, C है ही नहीं। कुछ आ रहा बात समझ में। यदि 1, 1 को आप A, B मान लीजिएगा तो फिर B, C इसमें है कहाँ। B, C कहने का मतलब जैसे A, B था और B, C था, यानी B, C का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 2 है
तो फिर 2 3 होना चाहिए, तभी ना इसको आप बी सी मानिएगा। मतलब यहाँ पे दोनों सेम सेम आना चाहिए, बी बी, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे फिर कोई मतलब दूसरा ऑर्डर पेयर 2 से ही शुरू होना चाहिए, तभी तो उसको आप बी सी मानिएगा। तो यहाँ पे 1,1 है, फिर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर है जो 1 से शुरू ही नहीं हुआ, कोई भी ऑर्डर पेयर 1 से शुरू ही नहीं हो, तो फिर उसको आप बी सी कैसे मानिएगा। तो वहीं लिखे हैं कि यदि आप 1,1 को ए बी मान लीजिएगा तो फिर बी सी तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो फिर बी सी तो किसी को मानने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा दूसरा कंडीशन पे, यहाँ पे सेकंड कंडीशन, जिसमें आपको बताए थे कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वही ना हुआ, यहाँ पे ए कॉमा बी रिलेशन में है लेकिन बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं है। फिर बारी बारी से सबको ए बी मानना है, ठीक है, इसको तो मान लिए, अब इसको ए बी मानना है। तो यदि आप 2,2 को ए बी मान लें तो फिर यहाँ पर भी आपको बी कॉमा सी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 2,2 है और फिर 2 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू ही नहीं हुआ है, तो फिर बी सी किसको मानिएगा, बी सी तो आप उसी को मानिएगा ना जहाँ पे बी समाप्त हुआ, जैसे ये है ए और ये है बी, तो बी का मान 2 है और 2 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू ही नहीं हुआ, तो फिर बी सी किसको मानिएगा, तो यहाँ पे भी बी सी नहीं है। अब की बार आपको इसको ए बी मानना होगा, 3,3 को, तो यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं, यदि आप 3,3 को ए बी मान लें तो यहाँ पे भी आपको बी सी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो ही नहीं रहा, बस एक ऑर्डर पेयर बना है 3,3 जिसको आप ए बी मान लिए, तो फिर 3 से और तो कोई शुरू ही नहीं हुआ, तो फिर बी सी किसको मानिएगा। तो यहाँ पे आप तीनों केस में, जैसे यहाँ पे बारी बारी से हम ए बी माने तीनों को, तो तीनों केस में बी सी तो है ही नहीं, तीनों केस में आप देखेंगे बी सी नहीं है, तो फिर ए सी खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तीनों केस में ए सी खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको बी सी ही नहीं मिला, तो ए सी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे कंडीशन में ही बोला था कि अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी रिलेशन में अगर बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ए सी को हमको खोजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ मेरे साथ कि ए बी माने पहले 1,1 को, तो यहाँ पे भी हमको बी सी नहीं मिला। सेकंड में 2,2 को ए बी माने तो यहाँ पे भी हमको बी सी नहीं मिला। फिर 3,3 को ए बी माने तो यहाँ पे भी हमको बी सी नहीं मिला, यानी तीनों केस में हमको बी सी नहीं मिला, तो फिर तीनों केस में हमको ए सी खोजने का ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन के अनुसार फिर ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए। जो सेकंड कंडीशन था वो क्या बोला था कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी भी नहीं होगा। यहाँ पे तो वही हुआ कि ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो फिर ए सी भी नहीं होगा, तो फिर ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो आर इज ट्रांजिटिव। हमको लगता है आपको डॉट दूर हो गया होगा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जितना भी रिलेशन रहेगा, मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा रिलेशन में, सबको बारी बारी से ए बी मानना है, ठीक, सबको बारी बारी से ए बी मानना है। जैसे यहाँ पे पहला था 1,1, इसको हम ए बी माने, अब फिर 1 से देखिएगा, जैसे बी का मान यहाँ पे कितना है, ये वाला बी का मान 1 है, तो आप देखिएगा कि 1 से कोई और ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं शुरू हो रहा है, तो फिर बी सी मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बी सी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक। उसके बाद इसको मानिएगा ए बी, और यहाँ पे बी का मान कितना था 2, तो यहाँ पे पर भी 2 से कोई शुरू नहीं हो रहा है ऑर्डर पे, तो यहाँ पे भी बी सी किसी को आप मान नहीं सकते हैं। फिर इसको हम माने थे ए बी, और यहाँ पे बी का मान कितना है 3, और 3 से कोई भी ऑर्डर पे और शुरू नहीं हो रहा, तो यहाँ फिर भी बी सी किसी को आप मान नहीं सकते हैं, और जब बी सी नहीं है तो फिर ए सी भी नहीं रहेगा। तो जो सेकेंड कंडीशन था उसके अनुसार ये फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा है अलग, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ आ ही जाएगा। जैसे 1,1 है, 1,2 है और 1,3 है।
अब आपको बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे पहला जो ऑर्डर पेयर है 1,1, इसको हम मानेंगे ए बी, ठीक है, इसको हम मानेंगे ए बी। तो हियर 1,1 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे आर इक्वल टू होगा 1,1 बिलोंग्स टू आर। अब देखिएगा 1 से कोई शुरू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है तो इसको आपको मानना होगा बी सी। तो यहाँ हो जाएगा एंड 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको ए बी माने तो इसको फिर क्या मानना होगा, बी सी मानना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू 1 था, तो 1 से आपको देखना है कोई शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ये शुरू हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी शुरू हुआ है, तो इसको अगला स्टेप में लेकर चलेंगे। तो इसको बी सी मान लिए, और बी सी मान लिए तो आप ए सी भी खोजना होगा। ये था आपका ए बी, ये हो गया बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ये वाला 1,2। तो यहाँ पे देखिए 1,2 इसमें है ना, 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, जो पहला कंडीशन था वो बोला था कि यदि ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ बी सी भी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में ए कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करना ही करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। यही था आपका पहला कंडीशन, और इसी को ये फॉलो किया है यहाँ पे। जैसे पहला ऑर्डर पेयर को हम ए बी माने 1,1, फिर हम देखें कि 1 से कोई और ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर है जो 1 से शुरू हो रहा है, तो बारी बारी से हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो पहले इसको लेकर चले, तो इसको हम मान लिए बी सी, ठीक। तो जब ए बी और बी सी रिलेशन में है तो इस केस में ए सी होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का मान 1 है और सी का मान 2 है, यानी ए सी का जो पेयर बनेगा वो 1,2 बनेगा। तो 1,2 हम देखेंगे इसमें है, तो बिल्कुल है, ठीक। अब आइए फिर से, अब की बार हम इसको बी सी मानेंगे, इसको, क्योंकि ये भी 1 से शुरू हो रहा है। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 बिलोंग्स टू आर। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका बी सी। तो इस केस में ए सी कितना हो जाएगा, इस केस में ए सी हो जाएगा 1,3। और यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि 1,3 भी रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है, ठीक। अभी सिर्फ आप देखते जाइए, ए बी इसको आप मान लिए, अब आपको ए बी इसको मानना है, इसको हम काट दे रहे हैं। अब ये सेकेंड ऑर्डर पेयर है, इसको आपको ए बी मानना है 1,2 को। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए क्या 2 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा, तो बी सी मानने का कोई आगे जरूरत ही नहीं है, ठीक। उसके बाद 1,3 को ए बी मानिएगा, यहीं पे लिख रहे हैं 1,3 को हम ए बी माने, तो क्या यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं ए कॉमा बी। अब के बाद इसको हम माने हैं ए कॉमा बी। तो अब आप देखिएगा 3 से कोई और ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, नहीं शुरू हो रहा है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर भी बी सी आपको मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब बी सी नहीं है तो फिर ए सी भी खोजने का कोई तुक ही नहीं है। कुछ सारा बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ऊपर वाला 2 केस में ए बी हमको मिला तो बी सी भी मिला, उस केस में हम ए सी ढूंढ रहे थे। यहाँ भी ए बी मिला बी सी मिला तो ए सी ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ए बी मिला बी सी मिला ही नहीं, तो फिर ए सी भी हम नहीं ढूंढेंगे। यहाँ भी ए बी मिला बी सी नहीं मिला, तो ए सी भी हम नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी बोल रहे, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। आपको कुछ बात आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं। ये भी तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर भी किया ना। यहाँ पे ये जो पहला, ये जो दोनों था, ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और ये दोनों है जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो इस केस में ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट किए होंगे कि जैसे ये जो 1,1 है वो आइडेंटिटी के रिलेशन में आता है, 1,1 किस में आता है, आइडेंटिटी रिलेशन में आता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन को ए कॉमा बी मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक हम बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि सबको चेक करना ना पड़े, सबको ए बी ना मानना पड़े। 1,1 या 2,2 या 3,3 जो भी आइडेंटिटी रिलेशन वाला ऑर्डर पेयर आएगा उसको ए बी मानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए 1,1 के साथ आप किसी भी ऑर्डर पेयर को मैच करिएगा तो वो उसमें अवेलेबल होगा ही होगा। जैसे 1,1 को 1,2 के साथ जब मैच किया गया तो 1,2 ही आया,
यहीं वाला आया और ये वाला तो इसमें रहेगा ही रहेगा। उस प्रकार यहाँ पे 1,1 को जब 1,3 के साथ मैच किया गया तो फिर से 1,3 ही आ गया, और 1,3 आप यहीं से उठाए थे ना, अरे 1,3 आप इसी से उठाए थे ना, और दोनों को मैच किए तो फिर क्या आ गया, 1,3 ही आ गया, यही वाला चीज़ फिर आ गया। तो जब यही वाला चीज़ फिर आ गया तो जाहिर सी बात है ये इसमें रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि जो आइडेंटिटी रिलेशन वाला जो ऑर्डर पेयर है उसको ए बी मानने का कोई ज़रूरत नहीं। इसको हमेशा आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा, ठीक है, कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन का जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसको हम ए बी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको ए बी मानिएगा तो फिर आपका ही टाइम बर्बाद होगा, कोई उससे फ़ायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन के साथ किसी भी ऑर्डर पेयर का जो आप उसको बी सी मान के मैच करिएगा तो ए सी आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, बी सी ही ए सी बन जाएगा, यहाँ पे बी सी ही ए सी बन जाएगा। और जाहिर सी बात है बी सी तो आप इसी से उठाए थे और बी सी ही ए सी बन गया, तो ए सी भी इसमें रहेगा ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन के ऑर्डर पेयर को ए बी हम नहीं मानेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन को तो हम सीख लिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता था वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। उसी प्रकार यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट आर ट्रांजिटिव, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी नॉन वाइड सेट के लिए यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। इससे आपको पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, समझिएगा बात। जैसे आपके पास एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2 और 3, ठीक, इससे आप एक रिलेशन बनाइए यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, फिर हो जाएगा 3,1, 3,2, 3,3। ये है मेरा यूनिवर्सल रिलेशन। और यहाँ पे बोला था कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है किसी भी नॉन वाइड सेट के लिए वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो चेक कर लेते हैं ये कैसे ट्रांजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो जो आइडेंटिटी रिलेशन वाला ऑर्डर पेयर है उसको आप छाट लीजिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। इसको हम ए बी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, अभी आपको हम पीछे पूरा डिटेल में बताए थे। तो बाकी जो ऑर्डर पेयर बच गया सबको बारी बारी से ए बी मानना है। पहले इसको आपको ए बी मानना है 1,2 को। तो समझिएगा यहाँ पे पहले हम कंडीशन लिख देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे इफ लगाइए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर, यही कंडीशन था। तो इसको ए बी मानिए 1,2 को। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड, अच्छा 2 से कौन कौन शुरू हुआ है यहाँ पे देखिए, तो पहले एक ये वाला शुरू हुआ है और 2 से एक ये वाला शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको ए बी माने तो इसको बी सी मानना होगा या फिर इसको बी सी मानना होगा, तो दोनों को बारी बारी से हम बी सी मानेंगे। पहले इसको मानते हैं, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी यानी 1,1, जैसे ये था ए बी तो ये हो जाएगा बी सी, तो ए सी 1,1, जो कि 1,1 तो इसमें है ही है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। फिर से देखिएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड अब की बार बी सी आपको इसको मानना होगा 2,3 को, क्योंकि 2 से, जैसे यहाँ पे बी का मान कितना है 2 है और 2 से यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब की बार आप इसको बी सी मानिए, तो ये हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर। देन यहाँ पे ए सी कितना हो जाएगा 1,3, यही ना ए सी होगा 1,3 मस्ट बिलोंग टू आर, 1,3 होना ही होना चाहिए। तो देखिए 1,3 इसमें है ना, आपको आ रहा है बस समझ में। अब आपको क्या करना, 1,3 को ए बी मानना है, 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड, अच्छा 3 से देखिए कौन कौन शुरू हुआ है, 3 से एक ये वाला हुआ है और एक ये वाला, तो 3,1, तो 3,1 बिलोंग्स टू आर। देन 1,1 ए सी का मान यहाँ पे 1,1 आएगा जो कि रिलेशन में है। फिर 1,3 बिलोंग्स टू आर,
फिर 3 से एक और शुरू हुआ था 3,2, तो अब की बार BC को हम मानेंगे 3,2। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 1,2। तो यहाँ पे देखिए ना 1,2 है ना, है। तो ये हो गया, इसको भी हम AB मान लिए। अब की बार इसको AB मानेंगे 2,1 को। तो देखिएगा 2,1 बिलोंग्स टू R एंड अब 1 से देखिए कौन कौन शुरू हुआ है। 1 से एक ये वाला शुरू हुआ है और एक ये वाला शुरू हुआ है। तो एक बार इसको हम BC मानेंगे, एक बार इसको हम BC मानेंगे, ठीक है। तो 1,2 बिलोंग्स टू R, देन यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 2,2, 2,2 बिलोंग्स टू R, जो कि सही है। फिर 2,1 बिलोंग्स टू R, एक से और देखिए एक शुरू हुआ था ये वाला 1,3, तो BC अब के बार मानेंगे 1,3 को। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू R, और 2,3 तो इसमें है ही, देखिए ना, है ना। तो अब की बार AB हम इसको मानेंगे, ये 3 को इसको और इसको मान लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर और बचा है, इसको पहले मान लेते हैं 2,3 को। तो 2,3 बिलोंग्स टू R एंड अब देखिएगा B का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि 3 से कौन कौन शुरू हुआ है। 3 से यहाँ पे 3 1 और 3 2, तो पहले 3 1 को BC मानिए। तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा 2,1, और जो कि 2,1 तो है ही, देखिए ना 2,1 है ना इसमें। और अब की बार BC आपको इसको मानना है 3,2 को। तो हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,2 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे AC हो जाएगा 2,2, और 2,2 भी रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है, सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब की बार AB इसको मानना है, सारा ऑर्डर पेयर को AB मानना है बारी बारी से 3,1 को। तो देखिएगा 3,1 बिलोंग्स टू R, और एंड 1 से देखिए यहाँ पे यहीं पे आपको पता चल जाएगा 1 से 2 को शुरू हुआ है, 1 2 और 1 3। तो पहले 1 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 3,2, यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 3,2, और 3,2 भी इसमें तो है, देखिए ना 3,2 भी इसमें है। फिर से देखिएगा 3,1 बिलोंग्स टू R एंड अब के बाद BC मानेंगे इसको 1,3 को, 1,3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 3,3, और 3,3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद एक और ऑर्डर्ड पेयर बचा है AB, इसको मान लेते हैं 3,2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,2 बिलोंग्स टू R एंड अब 2 से कौन कौन शुरू हुआ था, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 2 से एक 2 1 शुरू हुआ है और एक 2 3 शुरू हुआ है। तो पहले 2 1 को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे AC का मान हो जाएगा 3,1, जो कि रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है। फिर हो जाएगा 3,2 बिलोंग्स टू R एंड 2 से एक शुरू हुआ था 2,3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हर एक केस में आप देखें, हम बारी बारी से ये आइडेंटिटी रिलेशन वाले पेयर को छोड़ के सबको AB माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितना को AB माने हैं, पहले 1 2 को AB माने, फिर 1 3 को माने, फिर 2 1 को AB माने, फिर 2 3 को AB माने हैं, फिर 3 1 को AB माने हैं, और उसके बाद फिर 3 2 को AB माने हैं। सारे ऑर्डर पेयर को हम AB माने हैं, और सारे ऑर्डर पेयर में AB और BC मौजूद है, और उस केस में AC भी मौजूद है। सब में AB और BC मौजूद है और AC भी मौजूद है। तो इसी कारण बोला गया था कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक, बात क्लियर हो गया होगा। अब हमको लगता है ट्रांजिटिव रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिएगा एक दो को छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे R इक्वल टू 3,1 3,2 और एक ले लीजिए 3,3।
अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, अगर आइडेंटिटी रिलेशन का पेयर है तो इसको पहले ही छाट लीजिएगा, इसको ए बी आपको मानना ही नहीं है, हर हाल में नहीं मानना है, ठीक। अब बचा दो ऑर्डर पेयर, एक बार इसको ए बी मानेंगे, एक बार इसको मानेंगे। तो 3,1 बिलोंग्स टू आर। अब 1 से देखिए कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आगे हमको बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। फिर इसको ए बी मानिए, इसको एक बार हम मान चुके हैं, अब की बार इसको ए बी मानेंगे 3,2 को। तो अब आपको देखना है क्या 2 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 2 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे लिख देगा 3,1, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और 1,4, बस इतना ही, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा, जैसे इसको आप ए बी मानिएगा, ए कॉमा बी, तो 3,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब हमको देखना 1 से भी कोई शुरू हो रहा है क्या, तो बिल्कुल 1 से 1,4 शुरू हो रहा है, तो इसको आपको बी सी मानना पड़ेगा। ये हो गया आपका ए बी, और ये हो जाएगा बी सी। बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन बोला था कि यदि ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आपको वहाँ पे ए सी को भी खोजना ही पड़ेगा। ए सी का मान यहाँ पे 3,4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या 3,4 रिलेशन में है, तो 3,4 कहाँ है रिलेशन में, यहाँ पे दो ही तो ऑर्डर पेयर है, 3,4 रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आ रहा बात समझ में, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए बी और बी सी अगर बिलोंग करेगा तो उस केस में ए सी रहना ही रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए सी इसमें नहीं है, तो जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको समझाते रहे। जैसे एक रिलेशन है 3,4 और है 5,3 और एक है 5,4, ठीक। आपसे पूछा कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी वाला तो कोई रिलेशन है नहीं, तो बारी बारी से सबको ए बी मानना होगा। पहले हम इसको मानेंगे ए बी, तो 3,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब आपको देखना है कि क्या 4 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 4 से कोई भी ऑर्डर पेयर शुरू नहीं हो रहा है, तो आगे हमको बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद 5,3 को ए बी मानेंगे, तो 5,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखना है 3 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, तो 3 से इधर तो नहीं है, हाँ देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो अब की बार इसको क्या मानना पड़ेगा, बी सी। जैसे हम सेकंड स्टेप में चल रहे हैं ना, तो इसको माने थे ए बी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 से भी एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे शुरू हुआ है, तो इसको मानना पड़ेगा बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंड 3,4 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। तो यहाँ पे ए सी का मान हो जाएगा 5,4। तो आपको देखना है कि क्या 5,4 रिलेशन में है, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 5,4 रिलेशन में है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब की बार आपको इसको ए बी मानना है 5,4 को, तो 5,4 बिलोंग्स टू आर। अब आपको देखना है क्या 4 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, कोई भी ऑर्डर पेयर 4 से शुरू नहीं हो रहा, तो आगे हमको बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया और ये दोनों सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमको लगता है ट्रांजिटिव रिलेशन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपको कुछ समझ इसमें नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करिए। अब देखिएगा एक लास्ट रिलेशन बचा है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, मतलब तीनों होना चाहिए, तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, तो उस केस में उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे समझिए बात, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक हम रिलेशन लिख रहे हैं 1,1 2,2 एंड 3,3। अब बताइए क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है,
तो हमको देखना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है कंडीशन, कि सारा आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि सारा आइडेंटिटी रिलेशन तो इसका मौजूद ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए। तो 1,1 इसको उलटिएगा तो 1,1 ही रहेगा। उस प्रकार 2,2 इसको भी उलटिएगा तो 2,2 ही रहेगा। 3,3 इसको भी उलटिएगा तो 3,3, जाहिर सी बात है मौजूद ही है। ट्रांजिटिव तो आपको तो पहले ही सिखा चुके हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है। और आपको ये भी बताए थे कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ये जो रिलेशन लिखा गया है वो आइडेंटिटी रिलेशन ही लिखा गया है ना, तो ये रिलेशन तीनों रिलेशन होगा, तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस भी होगा। जैसे सोचिए आपके पास एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे 1,1, 2,2, 3,3 और यहाँ पे एक और हम जोड़ रहे हैं 1,2 और 2,1। ठीक, अब आपसे पूछेगा क्या ये इक्विवेलेंस है, तो हम पहले देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पे सेट ए का तीनों आइडेंटिटी रिलेशन इसमें मौजूद है, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो आइडेंटिटी का सिमेट्रिक चेक नहीं करते हैं उसको छोड़ के। तो यहाँ पे 1, 2 है, देखिए इसका 2, 1 है तो बिल्कुल है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये आइडेंटिटी को ए बी नहीं मानना है, ठीक है, आइडेंटिटी को ए बी नहीं मानना है, 1,2 को ए बी मानेंगे। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, इसको हम ए बी माने हैं। तो अब देखिए 2 से कोई शुरू हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ए सी का मान हो जाएगा 1,1, ये भी रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसको ए बी मानिए 2,1 को, 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है, तो देखिए 1 से शुरू हुआ है तो इसको बी सी मानना होगा। तो इस केस में ए सी का मान हो जाएगा 2,2, जो कि रिलेशन में बिलोंग कर ही रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इस केस में इसको बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको लगता है कि आपको रिलेशन और रिलेशन का जितना भी टाइप्स आपको हम सिखाए हैं सारा आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर सारा क्लियर समझ आ गया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको मन हो तब, नहीं तो आप कमेंट करिए। अगर अब भी आपको कोई भी टाइप रिलेशन का समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करिए।